बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद हमने उसके कुछ जो मेन टर्मिनोलॉजीज थी, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट्स क्या कितनी टाइप्स होती हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, फिक्स लाइबिलिटीज क्या होती हैं, और इस तरह हमने डिस्कस किया था ऑनर्स इक्विटी क्या होती है। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्कस किया था कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, तो यू कैन आस्क। आज बेटा हमारा जो टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे बिजनेस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। जी बेटा, व्हाट इज बिजनेस? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डज मीन बाय बिजनेस, तो क्या डेफिनेशन देंगे बेटा बिजनेस की? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज बिजनेस? सर बिजनेस में ये है कि सर हमें लाइफ है उसमें बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है। उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग एक बिजनेस उनका सोर्स पैदा करते हैं। जब सोर्स ओके, पैदा हो जाता है तो उसमें वो मुनाफा प्रॉफिट हासिल करने की थोड़ा कोशिश लाउड करते बोलें हैं बेटा, थोड़ा बिजनेस में। लाउड बोलें। माइक अपने मुंह के पास रखें। समय कहता है कि बिजनेस लाइफ में बहुत से लोगों को मदद की जरूरत है। मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, आप ये कहते हैं कि बिजनेस जो है वो किसी नीड को फुलफिल करने के लिए भी शुरू किया जाता है। लोगों की नीड्स क्या है उसको फुलफिल करने के लिए हम शुरू करते हैं। कोई और बेटा? बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, अपना माइक अपने मुंह के पास रखिए। मुझे समझ नहीं आ रही किसी को भी कि आप क्या बोल रहे हो। चले कोई और पर्सन बेटा, एनी वन एल्स? बिजनेस क्या होता है बेटा? एनी वन, एनी आइडिया? जी तहरीम बेटा। बिजनेस आई थिंक सो मतलब उसे कहते हैं कि जिसमें मतलब हमें हम ऐसा कोई काम शुरू करें जिसमें हमें उसके बदले फायदा हासिल हो, और हम उसके बदले मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं, हमें वो प्रॉफिट हो, दूसरों को भी हम फायदा पहुंचाएं और खुद को भी। ओके, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस का जो पर्पस होता है वो डेफिनेटली बेटा हम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा, क्या मैं आपको बोल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, एनी एक्टिविटी अंडरटेक फॉर डूइंग फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट। हर एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी, क्या बेटा इसको हम बिजनेस बोलेंगे? यानी हम कोई भी काम करते हैं इस मकसद के लिए कि हमें उससे प्रॉफिट होगा, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। जी सर। लेकिन बेटा हर एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, चलो स्मगलिंग शुरू कर लेते हैं। स्मगलिंग में बहुत फायदा होता है बेटा। देखें, छोटी सी थोड़ी ब्लैक करके आप चीज बेचते हो, तो क्या हम उसको बिजनेस कहेंगे? नो सर। हाँ, तो फिर बेटा बेसिकली अगर हम बिजनेस को डिफाइन करें तो हम बिजनेस को डिफाइन करते हैं कि एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेक फॉर अर्निंग प्रॉफिट। यानी याद रखिएगा बेटा, लीगल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोल सकते। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी आपको, अगर हम कैसीनोज की एग्जांपल लें तो बेटा कैसीनोज का बिजनेस पाकिस्तान की तरह हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर वो इलीगल है। लेकिन अगर यही कैसीनोज का बिजनेस हम बात करें आउटसाइड ऑफ द कंट्री, अमेरिका में बात करें, यूके में बात करें, डेवलप कंट्रीज में बात करें, तो वहां पे एज ए बिजनेस के तौर पे चलता है। तो हर एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती। तो बिजनेस को अगर हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेक फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो हर वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं होगी, सिर्फ लीगल एक्टिविटी जो है वो बिजनेस होगी। अच्छा, आगे बेटा बिजनेस की 3 टाइप्स हैं जी। कौन कौन सी टाइप्स होती है बेटा? आपके सामने लिखिए। द फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन इज पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज कंपनी। ये 3 किस्म के बेटा बिजनेसेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। जी, एनी आइडिया अबाउट दीज 3 बिजनेसेस? सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। जी बेटा, एनीवन? सर सोल इसमें सही प्रोप्राइटरशिप इसमें बिजनेस सही कैसा कारोबार होता का है? सर मालिक सिर्फ एक ही होता है सर। इसमें क्या होता है? इसमें सही कारोबार का मालिक सिर्फ एक इंसान ही बंदा ही होता है। सब वो सब मुनाफा भी उसका होता है, नुकसान भी उसका होता है। ओके, और बिल्कुल ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा, इसको बेटा बेसिकली हम बोलते हैं वन मैन शो।
वन मैन शो का मतलब होता है कि सारे के सारे प्रॉफिट, सारे के सारा लॉस का मालिक जो है वो एक ही बंदा होता है। सोल का मतलब होता है सिंगल। इसमें अगर कोई प्रॉफिट होगा तो भी वही फेस करेगा, लॉस होगा तो वो भी वही फेस करेगा, मैनेजमेंट भी वही होती है, ऑनर भी वही होता है, यानी वही मालिक होता है, वही मैनेजर होता है अपने बिजनेस का। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, लाइक बेटा मेडिकल स्टोर देख लें, आपके जितने भी इंडिविजुअल जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का नाम देंगे। छोटे छोटे जनरल स्टोर देख लें, ये सारे के सारे आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर आएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज बेटा और होती है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, इनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। लाइबिलिटीज का पता है ना क्या होता है? क्या होता है यस सर। लाइबिलिटीज, पहले ये बताएं, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आप लोगों को। जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां नहीं, डेफिनेशन बताएं मुझे उसका, वो ना बताएं, मीनिंग ना बताएं, मतलब क्या होती है सर लोन। लाइबिलिटी? एनीथिंग पेएबल बाय बिजनेस। एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस, हर वो चीज जो बिजनेस के जिम्मे पेएबल है वो उसकी लाइबिलिटी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए। कोशिश किया करें जब भी आप मेरी क्लास में है तो लास्ट लेक्चर को लाजमी देख के आया करें कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे, और जहां पे हम खत्म करेंगे वहीं से हम स्टार्ट किया करेंगे नेक्स्ट क्लास। अच्छा, अब अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है इसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। व्हाट डज इट मीन? एनीवन? अनलिमिटेड बेटा लाइबिलिटीज का मतलब होता है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, personal properties of the owner is also responsible for the payment. Mean that, फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ऑनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उनको भी सेल किया जाएगा। जब तक वो ऑनर सारे के सारे पैसे पे नहीं कर देता तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। यानी पहले आपका बिजनेस बिकेगा, अगर वो उसके बाद भी लोगों के पैसे रहते हुए तो उसके घर भी बिक जाएगा, गाड़ी, जो कुछ भी उसके पास होगा, जब तक वो बेच के लोगों के पैसे वापस नहीं करेगा तब तक उसकी जान नहीं छूटेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, कि जब तक वो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं करेगा तब तक उसकी जान नहीं छूटेगी। तो ये बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने बोला कि वन मैन शो होता है, मीन दैट सिंगल पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, एंड सेकंड बेटा पॉइंट है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। ओके, सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस इज पार्टनरशिप। जी, क्या होता है पार्टनरशिप? सर इसमें से दो जो ज्यादा सही बंदे आपस में काम करते हैं ताकि उनका मुनाफा आपस में बांट लेते हैं। टू और मोर देन टू पर्सन रन अ बिजनेस, दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस को बेटा रन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर एक वर्ड यूज होता है बेटा विच इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसे हम पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का नाम देते हैं। ये क्या होता है? इनमें से वो मुआहदा करते हैं भी कारोबार इतना होगा, इतना होगा, इतना साल तक होगा या इतने दिनों के लिए होगा। बेसिकली इसके अंदर हम सारी की सारी ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से रिगार्डिंग जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसको कितना प्रॉफिट होगा, कौन कितनी अमाउंट का मालिक होगा, किसने क्या परफॉर्म करना है, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, मेरा हिस्सा कितना, आपका हिस्सा कितना, ये सारे का सारा एक रिटन पेपर, रिटन लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा जाता है, और उस डॉक्यूमेंट को हम एग्रीमेंट या डीड का नाम देते हैं। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। बेटा जो माइक है वो म्यूट पे रखें। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जितनी भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और इसको एक लीगल पेपर पे लिखा होता है। याद रखें बेटा, जब भी कभी पार्टनरशिप खत्म करनी हो तो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक खत्म होगी, कि मैंने कितना हिस्सा था, आपका कितना हिस्सा है। और याद रखिएगा बेटा, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर बहुत सारे क्लैशेस क्रिएट हो सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई लड़ाई हो जाती है आपस की पार्टनर्स के अंदर,
देन फिर केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि जब आपके पास लिखा कुछ नहीं होता तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो है वो आपको जो है वो चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो बेहतर ये है कि इसको लिख लेना चाहिए। अच्छा, अब पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज होती हैं बेटा, पार्टनरशिप जो बिजनेसेस की जो लायबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं या अनलिमिटेड होती हैं? वो भी बेटा अनलिमिटेड होती हैं। यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा अगर बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, अगर बिजनेस फेल हो जाता है। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर आता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड पार्टनर का। लिमिटेड पार्टनर क्या होता है? फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट सबकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। अच्छा, लिमिटेड पार्टनर का बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आप एक पार्टनरशिप के अंदर जाना चाहता हूं, तो पार्टनरशिप आपने कहा सर हमारे साथ ज्वाइन कर ले, मैंने कहा चलो यार ठीक है मैं पैसे लगाता हूं आपके बिजनेस के अंदर, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, तो मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करूंगा, ये आप एग्रीमेंट में लिखो। अगर आप लोग सब एग्री कर जाते हैं कि चलें ठीक है हम अपनी प्रॉपर्टियां बेचेंगे लेकिन सर की प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, इसका मतलब बेटा मैं कौन सा पार्टनर बन गया? मैं लिमिटेड पार्टनर बन गया। यानी मैं होऊंगा पार्टनर ही, लेकिन मेरा जो स्टेटस होगा वो लिमिटेड पार्टनर का स्टेटस होगा, यानी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया जाएगा। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस व्हिच इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जी बेटा, यहां तक प्रॉब्लम? बेटा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो साथ साथ पूछ लिया करें, वरना रिप्लाई किया करें जब मैं पूछ रहा हूँ यानी क्वेश्चन, तो यस नो में रिप्लाई किया करें। नो सर। कंपनी बेटा, व्हाट इज कंपनी? कंपनी क्या होती है? थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस बेटा। इसमें दो या दो से ज्यादा अफराद मिलकर कोई कारोबार करते हैं। वो तो मतलब बेटा कि पार्टनरशिप के अंदर भी ऐसे ही होता है निम्रा बेटा। उसमें पार्टनरशिप में ये होता है ना कि इसमें 50 से ज्यादा पर्सन हो, वो कंपनी कहलाती है। ओके ठीक है, यानी इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और जी जी सर ये लार्जेस्ट फॉर्म है बिजनेस की। ओके बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम कंपनी को जो डिफाइन करते हैं तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी लिखा है, इसको बेटा हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स के तौर पे लेते हैं। कंपनी बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा गौर से पढ़िएगा, इसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको देने हैं, जो चीज ना समझे वो आपने साथ ही मुझसे पूछ लेनी है। इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है बेटा? कि ऐसा पर्सन जो किसी मसनूई तरीके से क्रिएट किया गया हो। फॉर एग्जांपल कंपनी को बेटा हम एज अ ह्यूमन बीइंग के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मजीद आपको ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको जरा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। मैं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर ताकि आपको जरा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। एक होती है बेटा मैनेजमेंट, एक होती है आपकी ऑनरशिप। मैनेजमेंट और ऑनरशिप देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बेटा जो पर्सन मालिक था वही मैनेजर था। पार्टनरशिप के अंदर जो बंदे मालिक होते हैं वही मैनेजर्स होते हैं। ये दोनों बिजनेसेस के अंदर ऐसे ही था। लेकिन बेटा कंपनी एक ऐसा बिजनेस होती है जिसके अंदर मैनेजमेंट जो होती है वो सेपरेट होती है और जो ऑनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। यानी मैनेजर अलग से काम कर रही है और जो ऑनरशिप है वो अलग है, वो उसका उससे कोई अमल दखल नहीं होता। अच्छा, मैनेजमेंट क्या होती है कंपनी के अंदर? मैनेजमेंट के लिए हम बोलते हैं बीओडीज, आपने वर्ड सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कंपनी को जो रन कर रहा होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते कहां से हैं? अच्छा, अब जो ओनरशिप होती है कंपनी की, ये ओनर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनीज के शेयर्स खरीदे होते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कंपनी का शेयर्स खरीदने वाले को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। अच्छा, अब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। नो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज मीन बाय शेयर? शेयर क्या होता है बेटा? एनी आइडिया? पहले मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, देन फिर मैं वापस आता हूं आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर। सर जो पैसा लगाते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। वो तो इन्वेस्टर भी होते हैं, पैसा कोई भी लगा सकता है, हर पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर नहीं होता। देखिए बेटा, शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं, याद रखिएगा, शेयर्स जो होते हैं ये पीस ऑफ पेपर होते हैं, इसको हम सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ये ऐसे पीस ऑफ पेपर होते हैं जो आपको ओनरशिप का स्टेटस देते हैं। देखिए, आपको जब पैसा आपने इन्वेस्ट करना हो किसी जगह पे तो बहुत से पेपर्स आपको मार्केट में मिलेंगे, आपको बॉन्ड्स भी मिलेंगे, टी बिल्स भी मिलेंगे, कमर्शियल पेपर्स भी मिलेंगे।
बैंकर एक्सेप्टेंस के, मैं मुख्तलिफ पेपरों के नाम बोल रहा हूँ। ये वो पेपर्स हैं जब कंपनी को पैसों की जरूरत पेश आती है तो कंपनी इन पेपर्स को मार्केट में इशू करती है, हम लोग वो पेपर्स खरीदते हैं और कंपनी को पैसा मिल जाता है। उन्हीं पेपरों में से एक पेपर ऐसा है जिसका नाम शेयर होता है। हाँ, अगर आप सिर्फ शेयर खरीदेंगे तो शेयर एक ऐसा पेपर होगा जो आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनाएगा, और जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड ओनर ऑफ द कंपनी। अच्छा, बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको मजीद आपके लिए आसान कर देता हूं। सिक्योरिटी, अगर मैं आपसे बोलूं आप किसी बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं जी कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो क्या बेटा बैंक आपको 10 लाख रुपए का लोन दे देगा? नहीं सर। वो क्या मांगेगा आपसे? सिक्योरिटी मांगेगा। सिक्योरिटी के तौर पे वो कहेगा जी कोई चीज प्लेज करवाएं, अपना घर प्लेज करवाएं, गाड़ी प्लेज करवाएं, कोई गारंटी दे जिसे हम कहते हैं। इसी तरह जब कंपनीज को बेटा पैसों की जरूरत पेश आती है तो वो जनरल पब्लिक के पास आती है कि जी मुझे पैसे दे। अब आप उसको मुंह उठा के पैसे तो नहीं दे देंगे, आप भी उससे सिक्योरिटी मांगेंगे। तो बेटा कंपनी जो है वो आपको सिक्योरिटी के तौर पे अपनी फैक्ट्री तो नहीं आपके नाम लगा देगी, कंपनी आपको सिक्योरिटी के तौर पे क्या देगी? कंपनी आपको सिक्योरिटी के तौर पे पेपर्स देगी, और ये पेपर्स लीगल पेपर्स होते हैं। उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है, उस पेपर का नाम शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम टी बिल भी हो सकता है, उस पेपर का नाम कमर्शियल पेपर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम बैंकर एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। यानी मुख्तलिफ पेपर्स हैं जो मुख्तलिफ टाइम पे अवेलेबल है, उनमें से कोई भी नाम हो सकता है उन पेपर्स का। अगर आपने उन पेपर्स में से शेयर का पेपर खरीदा जिसका नाम शेयर है, तो बेटा आप कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं। यानी हम शेयर होल्डर्स को क्या बोलेंगे? ऑनर्स बोलेंगे। अच्छा, अब होता क्या है कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सी कंपनी के शेयर्स खरीदे और मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं। इस वक्त मुझे नहीं पता पेप्सी कंपनी में क्या हो रहा है, लेकिन मैंने पेपर खरीद के रखे हुए हैं। उन पेपर्स के ऊपर डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉफिट कैसे मिलेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी इसका बता दूं, स्टेटस बता दूं क्या होता है। अच्छा, अब इन कंपनी को रन कौन कर रहा है? पेप्सी कंपनी को उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रन कर रहे हैं। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां से आए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेटा हम लोग सिलेक्ट करते हैं थ्रू वोट। यानी जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट डाल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे सारी की सारी कंपनी को रन करने के रिस्पॉन्सिबल है। यानी उन्होंने कंपनी को रन करना है, उन्होंने फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर रखना है। जी बेटा उमर, आप हैंड रेज कर रहे हैं। सर ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे किसी बिजनेस में, इन्हें लॉस तो नहीं ना होगा? नहीं, देखिए बेटा मैं बताता हूँ, जब आप पेपर्स की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो पेपर्स के ऊपर बेटा आपको प्रॉफिट मिलता होता है, इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलता है। कोई भी आप पेपर खरीदेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक बॉन्ड खरीदा, कंपनी कहती है इसके ऊपर मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगी, तो डेफिनेटली बेटा 10% आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कंपनी ही डूब जाती है तो हो सकता है कि आपके पेपर जो है वो वापस ना मिले आपको, यानी वो पैसा जो आपने पेपरों की सूरत में कंपनी को दिया था वो ना मिले, आपको लॉस भी हो सकता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि जो अगर आपने पेपर शेयर्स के नाम से खरीदा है तो शेयर्स के अंदर जो होता है वो आपको प्रॉफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। यानी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो आपको कम पैसे मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी पेपर्स होते हैं उसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, 5%, 10%। कंपनी पहले बता देगी जी आपको इतने परसेंट। जिस तरह आप ये कह लेंगे आप बैंक अकाउंट में पैसे रखवाते हैं तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, इसी तरह जब आप कंपनी को पैसे देते हैं तो कंपनी उसके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट देती है। तो लॉस उस सूरत में हो सकता है, लॉस उस सूरत में हो सकता है बाकी पेपर्स की फॉर्म में अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए। हाँ, शेयर्स की सूरत में आपको लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी लॉस भी, इस वजह से कि जो शेयर की प्राइसेस आएंगे मार्केट में इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। आपने शेयर खरीदा 10 रुपए का, कुछ दिनों बाद मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो 15 रुपए होगी, आपने सेल कर दिया तो 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा शेयर्स के ऊपर आपको कैसे प्रॉफिट मिलता है। और दूसरा प्रॉफिट आपको शेयर्स के ऊपर मिलता है डिविडेंड की फॉर्म के अंदर। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी साल के एंड पे जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो हिस्सा जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो आपको दो सूरतों में प्रॉफिट मिलता है, एक तो आपको प्रॉफिट मिलता है अगर प्राइस बढ़ जाए, और दूसरा आपको प्रॉफिट मिलता है कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। जबकि बाकी पेपर्स में ऐसा नहीं होता, बाकी पेपर्स में सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी वजह से बाकी पेपर्स आप सिर्फ कहलाएंगे सिंपल इन्वेस्टर, और शेयर के पेपर खरीदने की सूरत में आप कहलाएंगे इन्वेस्टर तो कहलाएंगे लेकिन साथ में आप ऑनर भी कहलाएंगे कंपनी के। अंडरस्टैंड बेटा?
यस सर। मैं अभी आपको शेयर्स के बारे में मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ये मैनेजमेंट और ओनरशिप के बारे में थोड़ा सा पहले गाइड कर दूं। तो बेटा हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद हम क्या सिलेक्ट करते हैं, हम मैनेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बेटा काम ये होता है, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम ये होता है कि इन्होंने कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त पेप्सी कंपनी में जो मैनेजमेंट रन कर रही है वो हमारे लिए रन कर रही है। जितना अच्छा कंपनी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रन करेंगे उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपनी के अंदर बेटा जो याद रखिएगा, अगेन मैं बता रहा हूँ कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट होती है। इसी वजह से अब वापस आते हैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा था कि कंपनीज आर आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। खुदा ना खास्ता बेटा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई बंदा जो है वो किसी के साथ फ्रॉड कर देता है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि मिस्टर अदनान ने फ्रॉड किया या मिस्टर फलान ने फ्रॉड किया, हम तो ऑनर है कंपनी के, हमारे ऊपर केस नहीं होगा, कंपनी के नाम के ऊपर केस होगा कि पेप्सी कंपनी ने फ्रॉड किया, पेप्सी कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ। नो डाउट उसका लॉस या प्रॉफिट हमें ही मिलेगा क्योंकि एंड पे हम लोग ही कंपनी के मालिक हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे केस रजिस्टर नहीं होगा कि मिस्टर अदनान शेयर होल्डर है तो मिस्टर अदनान के नाम पे केस कर दिया जाए, नहीं, कंपनी के अपने नाम पे केस रजिस्टर्ड होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, मसनूई आदमी। तो कंपनी को हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करते हैं। तो कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो उसका अल्टीमेट प्रॉफिट का फायदा हमें पहुंचेगा, कंपनी लॉस में जाएगी तो उसका अल्टीमेट लॉस हमें ही पहुंचेगा, क्योंकि हम ही कंपनी की बैक एंड के ऊपर उसके ओनर्स हैं, हम ही कंपनी के मालिक हैं। इस वजह से जो भी कंपनी प्रॉफिट या लॉस में जाएगी उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो हमारे ऊपर ही आके पड़ेगा। अंडरस्टैंड बेटा, यहां तक समझ आ गई? जी सर। अच्छा, यस कंपनी की जो लायबिलिटीज होती हैं बेटा ये भी याद रखिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ शेयर्स के बारे में दोबारा। कंपनी की जो लायबिलिटीज होती हैं बेटा ये लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। यानी आप अगर कंपनी फ्लॉप हो जाती है तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया जाएगा, सिर्फ कंपनी को सेल आउट किया जाएगा, सिर्फ कंपनी को सेल आउट किया जाएगा। और जिसको पैसे मिल गए, जिसके पैसे रह गए, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। इस वजह से जो कंपनी की लायबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 200 रुपए के शेयर्स खरीदे, कंपनी फ्लॉप करेगी तो 200 रुपए के लिए वो मेरे घर बेचने नहीं आ जाएंगे कि जी फलां दनान जो है इसने भी कंपनी का शेयर होल्डर था तो इसके भी घर बेचे। नो, कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा, जिसको पैसे मिल गए, जिसको पैसे नहीं मिले कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, कंपनी उसको पेमेंट नहीं करेगी। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे बेटा एक चीज बोली थी, हम डिस्कस कर रहे थे शेयर के अंदर, तो शेयर के ऊपर बेटा जो हम प्रॉफिट हमें मिलता है ना, वो दो तरह से मिलता है, एक डिविडेंड की फॉर्म में और दूसरा होता है कैपिटल गेन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो अगला टॉपिक मैंने अभी स्टार्ट करना है इसके साथ ही वो इसी से रिलेटेड है, इसी से आगे कंटिन्यू करना है मैंने कंपनी से आगे। शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। बेटा शेयर के ऊपर आपको दो तरह से प्रॉफिट मिलता है, एक डिविडेंड की फॉर्म में और एक कैपिटल गेन की फॉर्म में। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मार्केट में इस वक्त जो शेयर्स पड़े हैं, पेपर जो लोग उन्होंने बेचे हैं वो 10,000 शेयर्स हैं, यानी 10,000 पेपर जो हैं वो लोगों को बेचे हुए हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे हिस्से में कितना डिविडेंड आएगा, तो बेटा सिंपल हम क्या करेंगे, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10,000 के ऊपर, आंसर क्या निकलेगा 10 रुपीज। देख ले, मेरा ख्याल 10 रुपीज ही आएगा शायद जी, 10 रुपीज पर शेयर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस वक्त इन 10,000 शेयर्स में से मेरे पास है 100 शेयर, तो मैं क्या करूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 रुपया मुझे डिविडेंड का मिल जाएगा। किसी के पास पड़े हैं 10 शेयर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 रुपया उसको मिल जाएगा डिविडेंड का। किसी के पास 2 शेयर्स पड़े हैं तो 10 into 2 20। इस तरह ये 1 लाख रुपया जो है ये सारे का सारा जितने भी शेयर होल्डर्स मार्केट में है, जिसके पास जितने शेयर हैं उसके मुताबिक उनको डिविडेंड मिल जाएगा। अब ये जो आपने 10 रुपीज निकाला ये हर साल चेंज होता रहता है, किसी साल ये बढ़ जाएगा, किसी साल ये कम हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। हायर द प्रॉफिट हायर विल बी द डिविडेंड, लोअर द प्रॉफिट लोअर विल बी द डिविडेंड। तो ये जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है बेटा, इनका काम ये होता है कि ये कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करें कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट मिले।
तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा जब प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब है वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, वो आपके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं। अच्छा, दूसरा फायदा आपको मिलता है कैपिटल गेन की सूरत में। कैपिटल गेन क्या होता है बेटा, कैपिटल गेन का मतलब है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी। प्राइसेस में जो इजाफा होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, 10 रुपए का जो शेयर है, फॉर एग्जांपल मार्केट में कुछ दिनों के बाद उसकी प्राइस होगी 15 रुपए या 20 रुपए, तो आपने वो सेल आउट कर दिया। तो जब आपने सेल आउट किया तो 10 रुपए का खरीद के जब आपने 20 रुपए का उसको सेल किया, तो वो बाकी जो 10 में से आप 20 में से 10 माइनस करें, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस करेंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट एक्स्ट्रा आपने रिसीव की, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। बेटा कैपिटल लॉस भी हो सकता है, याद रखिएगा। लाजमी नहीं कि शेयर की प्राइस हमेशा मार्केट में इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज भी हो सकती है कि 10 रुपए का शेयर खरीदा, मार्केट में वो 5 रुपए का रह गया, 5 रुपए का आपको कैपिटल लॉस हो गया। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो आपकी मैनेजमेंट है, उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करें कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। बेटा जितना ज्यादा से ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट डायरेक्टली इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, आपके शेयर होल्डर्स के ऊपर। कंपनी को लॉस होगा तो डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, आपके शेयर होल्डर्स के ऊपर आएगा। जी बेटा, यहां तक की प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर हो गया? अच्छा, अक्सर बेटा कभी आप टीवी के ऊपर एड वगैरह देखते तो लिखा हुआ आता है ना, पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड, कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड, नेस्ले प्राइवेट लिमिटेड। तो याद रखें जिस एड के एंड पे बेटा लिमिटेड का वर्ड लिखा होगा ना, लिमिटेड का वर्ड, इट अंडरस्टूड कि उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। इस वो जो लिमिटेड का वर्ड लिखा होता है ना, बेसिकली वो लिमिटेड का वर्ड लिमिटेड लायबिलिटीज को शो कर रहा होता है। तो कभी जब दोबारा भी एड देखे ना, तो गौर कीजिएगा कि वो एड के अंदर वो क्या बता रहा होता है। इसका मतलब ये होता है लिमिटेड का मतलब कि उसकी जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड। ओके बेटा, ये हो गया हमारा बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया, पार्टनरशिप को डिस्कस किया और कंपनी को डिस्कस किया। इसी से आगे मैं भी कंटिन्यू करूंगा हमारा फर्दर गोल ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, क्योंकि कंपनी हमने पढ़ लिया, इसी से आगे मैं कल करूंगा गोल ऑफ अ कंपनी। जी बेटा, गोल ऑफ बिजनेस कह लें या गोल ऑफ कंपनी कह लें, किसी भी बिजनेस या कंपनी का मेन गोल क्या होना चाहिए बेटा? आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपका मेन गोल क्या होना चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करके? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना, यही होता है ना, और क्या होता है? लॉस और प्रॉफिट दोनों। नहीं, ये तो बेटा आपका मोटिव नहीं ना होता कि हमने लॉस कमाना है। मोटिव तो हमारा यही होता है ना कि प्रॉफिट कमाना है। हाँ, लॉस हो जाए दैट इज अनदर इशू, कोई इशू नहीं, लॉस भी हो सकता है, लेकिन हमारा मोटिव क्या होता है बेटा? हमारा गोल क्या होता है? दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी हमने क्या करना होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो हर साल। फॉर एग्जांपल अगर इस साल मैंने 1 लाख कमाया तो मेरी कोशिश होगी कि अगले साल ये 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए। यानी आपकी जो मेन कोशिश होती है किसी भी कंपनी की या बिजनेस की, कि हमने अपने प्रॉफिट के अंदर ज्यादा से ज्यादा इजाफा करना है। ये तो नहीं होता कि हमने अपने लॉस के अंदर ज्यादा से ज्यादा इजाफा करना है। लॉस भी हो सकता है बट दैट इज अनदर इशू, लेकिन हम जो काम कर रहे होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। जो लेटेस्ट चल रहा है ना, उसको हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। जो गोल आजकल लेटेस्ट चलता है ना, उसको ये कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स की दौलत में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करना है। अब बेटा डेफिनेटली शेयर होल्डर्स क्या है? ऑनर है। ऑनर की दौलत में इजाफा करने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑनर की दौलत में इजाफा होगा। और वो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ऑनर की दौलत में कैसे इजाफा होगा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर आपको 2 तरह से कमा के देता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। एक होता है डिविडेंड और एक होता है आपका कैपिटल गेन। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा हर साल तो भी आपकी दौलत में इजाफा हो रहा है। अगर आपकी मार्केट में शेयर की प्राइस पड़े पड़े इंक्रीज होती जा रही है तो वो भी आपकी दौलत में इजाफा हो रहा है। तो किसी भी कंपनी का जो मेन गोल होता है बेटा, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। यानी वो जो हमने बीओडी सिलेक्ट किए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमने सिलेक्ट किए हैं, उनका काम क्या है कि वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करें, वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह से चलाएं कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। जब कंपनी को बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी, और जब कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी तो कंपनी के शेयर की प्राइसेस जो है वो मार्केट में क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। यानी अब ये जो गोल है ये किसने अचीव करना है? ये गोल अचीव करना है आपके बीओटीज ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट ने।
जितनी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छा कंपनी को चलाएगी, आपको डिविडेंड भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और आपको कैपिटल गेन भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही होती है तो हर बंदा फिर चाहता है कि इस कंपनी के शेयर खरीदे, और जब बेटा किसी चीज की डिमांड मार्केट में बढ़ती है तो फिर उसकी प्राइसेस भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये उल्टा होना शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल कि कंपनी प्रॉफिट की बजाय लॉस में जाना शुरू हो जाए, आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को सही तरह से रन नहीं कर रहे, वो कंपनी को प्रॉफिट की बजाय लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो बेटा ये क्या रीजन हो सकती है इसको लॉस की तरफ ले जाने की? बाज दफा बेटे ऐसे होता है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रखती है और कंपनी के गोल को इग्नोर कर देती है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक फाइनेंस मैनेजर है, उसके सामने एक प्रोजेक्ट आता है, उसको ये लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया तो कंपनी जो है इसको फ्यूचर में लॉस होगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको बहुत ज्यादा कमीशन मिल रहा है, वो उसकी पॉकेट में जाना है। उसने क्या किया, उसने प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया, अपना कमीशन लिया और प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया, वो तो फायदे में चला गया, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसको हुआ? उस प्रोजेक्ट का नुकसान कंपनी को हुआ, और कंपनी को नुकसान होने का मतलब है कि उसका नुकसान शेयर होल्डर्स को हुआ, क्योंकि जब कंपनी लॉस में जाएगी तो शेयर होल्डर्स लॉस में जाएंगे। तो जब बेटा कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करती, यानी कंपनी की मैनेजमेंट अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रखेगी और कंपनी के बेनिफिट्स को इग्नोर करेगी, यानी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स को इग्नोर करेगी, गोल को इग्नोर करेगी, उस वक्त बेटा फिर आपके शेयर होल्डर्स और कंपनी की जो मैनेजमेंट है इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट को बेटा हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप लोग वोट के जरिए एमएनए एमपीएस को सिलेक्ट करते हैं, एमएनए एमपीएस फिर वजीर आजम वजीर आला को सिलेक्ट करते हैं एंड सो ऑन, सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। अब हम लोग क्या हैं, हम लोग इस मुल्क के शेयर होल्डर हैं। अब वो जो लोग हमने सिलेक्ट किए हैं उनका काम ये है कि वो इतनी अच्छी तरह से मुल्क को चलाएं कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज, हमारी हर तरह की जरूरियात जो है वो पूरी हों। लेकिन अगर वो पूरी नहीं होंगी तो बेटा क्या होगा, हम उनसे पूछेंगे, ये जो आजकल हड़तालें जलसे जुलूस हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट और आपकी जो मैनेजमेंट है और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान, शेयर होल्डर्स के दरमियान। और जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो बेटा उस कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बेटा एजेंसी प्रॉब्लम? कॉन्फ्लिक्ट मैं लिख भी देता हूं, सर बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। आप देखिए जो हमारे एमएनए एमपीएस बैठे हैं, अगर वो मुल्क के मुफाद की बजाय अपने पर्सनल मुफाद को मद्देनजर रखें, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि मुझे फलां से इतना कमीशन मिलेगा, उसने फलां प्रोजेक्ट फलां का ठेका फलां बंदे को दे दिया, लेकिन उसने अल्टीमेटली इस मुल्क उसका बेड़ा गर्क कर दिया, पुल का हमने दे दिया, हमने कमीशन खा लिया उसमें से, हमने फलां चीज का ठेका उसको दे दिया। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रखा और जो कंपनी जो मुल्क का बेनिफिट था उसको इग्नोर किया। तो बेटा फिर क्या होगा, जो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट और, क्योंकि देखिए याद रखें शेयर होल्डर्स बेटा मालिक हैं, वी आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री, और डेफिनेटली जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल। हम उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आपने क्यों नहीं सही तरह से काम किया। सेम इसी तरह कंपनी के केस के अंदर जब बेटा शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। तो डेफिनेशन इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर। जी बेटा यहां तक प्रॉब्लम, एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? क्लियर है? यस सर। ओके, अभी हमारी ये वीडियो एंड हो रही है, मुझे दोबारा ज्वाइन करें, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा दोबारा। ओके सर। सीआर साहब ये पहले अटेंडेंस ले लें, 32 लोग मुझे शो हो रहे हैं क्लास के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ओके सर।